खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चला है। दिल्ली से जयपुर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री ने पहले लोकसभा वार बनाए गए ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक की और फिर इसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक में विधानसभा चुनावों पर चर्चा की। बैठक से जो नतीजा निकला उसमें यह साफ हो गया कि टिकट जल्दी बांटने के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान भी जल्दी शुरू करेगी। बैठक के बाद सीएम गहलोत ने भी साफ किया कि अब पार्टी 156 सीटें जीतने के मिशन पर काम कर रही है। रंधावा ने कहा कि इस बार जो टिकट वितरण का फॉर्मूला होगा वो जिताऊ और टिकाऊ का फॉर्मूला होगा। बात इसी मुद्दे पर कि कांग्रेस का मंथन विधानसभा का रण और मिशन 156 के लक्ष्य को भेद पाती है या नहीं। इस पर बहुमत रहेगा नहीं, भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हैं, आशीष चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही देवेंद्र यादव जी भी चर्चा में शामिल हुए, आप नेता हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक केसर सिंह जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते हैं। अब तो ये तय हो गया कि लक्ष्य क्या है, 156, यानी ये तय कर लिया कि 156 सीट तो लेकर कांग्रेस आ ही रही है, लेकिन आधार क्या सरकार के काम और योजनाएं ही रहेंगी? श्वेता जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जब 1998 से पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी की सूबे के अंदर सरकार थी, भैरों सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे, तभी उनके अध्यक्ष रहते हुए इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 153 सामान्य चुनाव के अंदर जनरल इलेक्शन में सीटें जीती और 3 उपचुनाव के साथ में 156 का लक्ष्य जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तब पूरा किया। ये उनका बेस्ट रिकॉर्ड रहा है और वो जो रिकॉर्ड रहा, चाहे विपक्ष के तौर पे रहा हो चाहे शासन में आने के बाद में रहा हो, राजस्थान के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्लोगन सदैव रहता है कि खलक की आवाज खुदा की आवाज और लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को परमेश्वर मान के उनकी जो सेवा की है लगातार 4.5 साल के अंदर, किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सदैव माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के लिए, राजस्थान की जनता के विकास के लिए किसी भी तरह की मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। उन सब जनप्रतिनिधियों के लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और साथ में ही राजस्थान जैसे बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जिस राजस्थान को कहने में एक लगता था कि वो तो एक दौरों का प्रदेश और देश है, उसकी आर्थिक विकास की दर आज देश के अंदर नंबर 2 पे है। जो आंध्र प्रदेश है उसकी 11.4 है और राजस्थान की 11.04 है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है 2030 को लेके कि राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 हो, राजस्थान की जनता जो उपचुनाव हुए तब हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, जो विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को चुना था उसे नंबर 3 और नंबर 4 पे पहुंचा दिया। जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार की एक आईना के तौर पे काम करती है, जिसे विपक्ष की भूमिका निर्वहन करते हुए जनता के मुद्दों को मुखर करना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के महिमा मंडल में लग के राम नाम उनके करके और पद प्राप्ति में इनके नेता लगे थे और मुख्यमंत्री के शपथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कोशिश कुछ भी करे, ये जो आंकड़े आते हैं और जो परिणाम आते हैं वो तो जनता लेकर आती है, जनता के वोटों से आते हैं। ऐसा नहीं लग रहा आरसी जी की 156 का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट लेके कांग्रेस चल रही है, या इस कॉन्फिडेंस की वजह यही है कि जो योजनाएं हैं या एंटी इनकम्बेंसी अभी तक नजर नहीं आई, यानी जनता साथ है और इतना मैंडेट तो देगी? श्वेता, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, वक्त के साथ बदल जाओ, वक्त के साथ बदल जाओ या फिर सीखो वक्त बदलना, मजबूरियों को कोसना बंद करो, हर हाल में सीखो लक्ष्य पूरा करना। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यकर्ता को इतनी शक्ति दी है कि वो जनता की अदालत में खड़े होके लेखा जोखा के आधार पे, अहंकार पे नहीं, विभाजन पे नहीं, विकास के आधार पे, राजस्थान के सर्वांगीण लोगों के विकास के आधार पे ठीक है, जो संविधान हमें राजस्थान को, आप लोग अपने काम पर रिपोर्ट कार्ड तैयार है और आपको लगता है जनता उस पर मुहर लगाएगी। आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है। आशीष जी, मिशन 156 कांग्रेस लेकर चल रही है, बीजेपी का मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है?
ये तो आधार बता ही रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, विपक्ष के तौर पर ज्यादा कुछ खास भूमिका रही नहीं, सरकार ने काम बहुत अच्छे किए, योजनाएं बहुत सारी आई, जनता की जेब में पैसे जा रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है, राहत मिल रही है, तो बीजेपी को चुने क्यों? और इसलिए लक्ष्य भी बड़ा 156। देखिए श्वेता जी, इनका तो मिशन 156 है और भारतीय जनता पार्टी 2013 में 163 सीटें जीत चुकी है, तो हम तो इनके लक्ष्य से बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। और अभी आपने जो बैकड्रॉप पे लगाया मिशन 156, हमें बहुत गंभीरता से इसकी चर्चा करनी चाहिए। और चौधरी जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, और उन्होंने 1998 से इसको प्रारंभ किया। मैं वहीं से प्रारंभ करता हूँ। 1998 में जब अशोक गहलोत जी ने पहली बार सरकार बनाई तो जनता ने उनको 156 सीटें दी। 2003 में वो जनता के पास गए तब 56 सीटें रह गई। 2013 में गए जब 21 सीटें रह गई। और श्वेता जी आप नोट करके रख लीजिए, आज 11 अगस्त है, 4 माह बाद राजस्थान का रिजल्ट भी आ जाएगा। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। आप मान के चलिए तीनों चुनाव का टोटल भी कर लेंगे ना आप, 2003 का अशोक गहलोत जी के 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद पहला कार्यकाल का, फिर 2013 का 56 प्लस 21 प्लस जो भी रिजल्ट आएगा, ये भी टोटल 156 नहीं होगा। और ये 56 भी नहीं ला पाएंगे आप। देखिए ये मेरे वर्ड हैं, आप इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, हम फिर इसकी चर्चा करेंगे। हमको कोई भी, देखिए जनता में आप भी रहते हैं, जनता में हम भी रहते हैं, जनता से बात करते हैं। जिस तरह से राजस्थान में अपराध, जिस तरह से छोटी छोटी बच्चों से अपराध हो रहा है, आए दिन रोज घटना होती है। दौसा में घटना हो रही है, भीलवाड़ा में घटना हो रही है, खाजूवाला में घटना हो रही है, जोधपुर में घटना हो रही है, डूंगरपुर में घटना हो रही है। तो जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही, आप देखिए समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे इस सरकार ने छलावा नहीं किया हो। ये सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर कलंक है, ये सरकार रोजगार देने के नाम पर कलंक है। राहत योजनाएं अब एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो अपराध और अपराध का अपराध, बेरोजगारी, पेपर लीक, खोखले वादे, आप देखिए मिल नहीं रहे। इन्होंने छात्रों के साथ छलावा किया है। इस आधार पर बीजेपी आएगी, सरकार को रिपीट जनता नहीं करेगी। केसर जी का रुख करूं मैं उससे पहले, लेकिन देवेंद्र यादव जी जरा आपके भी व्यूज जान ले। आप नेता हैं, आप आम आदमी पार्टी भी बहुत दावे करती है, मिशन 156 कांग्रेस लेकर चल रही है, बीजेपी ने अपने दावे कर दिए कि सरकार क्यों आएगी। राजस्थान में आम आदमी पार्टी क्या देखकर चल रही है? क्योंकि दोनों की तैयारियां नजर आ रही हैं, बैठ के चल रही हैं, बहुत जल्दी टिकट भी बांटे जाएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी तो अपने संगठन को मजबूत करे और जनता के बीच में जा रही है। पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम राजस्थान में हुए, हर जगह आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूती से मौजूदगी दिखाई। अभी पिछले दिनों भीलवाड़ा का जहां एक नाबालिग के साथ में जिस तरीके से उसको भट्टी में जला दिया गया, तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी पहुंची, पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए। और लगातार आम आदमी पार्टी मजबूती से प्रदेश में अपना जो प्रभाव है उसको जमा रही है। 13 तारीख को हमारी भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें आगे की पूरी रूपरेखा की तैयारियां की जाएंगी। और इस महीने के आखिरी तक हमारी भी जो पहली सूची जो है वो हम लोग जारी कर देंगे। तो लगातार आम आदमी पार्टी मजबूती से जनता के बीच में जा रही है। आम आदमी पार्टी मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जा रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह बंटवारे की बातें नहीं कर रहे हैं, जातीय समाज को बांटने की बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। बिजली, पानी, स्कूल जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ भी हम लोग तो लगातार आवाज उठा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हम तो एक जनता को मजबूत विकल्प देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आज तक राजस्थान की जनता को कोई भी मजबूत विकल्प मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से कोई भी तीसरी पार्टी राजस्थान में खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम लोग मजबूती से जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा पूरा ब्लॉक स्तर का संगठन है, हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की फिजा ही कुछ और है, यहाँ की जमीन ही कुछ और है, और इसमें लगता है कि मशक्कत करनी पड़ेगी कि जनता के लिए थर्ड फ्रंट के तौर पर सामने आना और मजबूती के साथ आना। और आप बोल रहे हैं कि विकल्प की तलाश कर रही है, तो उस विकल्प में आम आदमी पार्टी को चुनना यह भी बड़ा चैलेंज होगा। केसर सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। केसर सिंह जी, इसलिए मैं आपके पास लास्ट में आ रही हूं क्योंकि आपने सभी को सुना, सबके अपने व्यूज है कि कैसे मिशन 156 कांग्रेस लेकर चल रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो चीजें हुई हैं अच्छी बुरी, हम उसको मुद्दा बना के अगले चुनाव में जाएंगे, वो बेनिफिट है, या फिर क्योंकि कोई बात ये नहीं कर रहा है कि आने के बाद हम क्या करेंगे, क्या नया बदलाव कर देंगे, क्या रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव, और मिशन जो लेकर सब चल रहे हैं उसमें कामयाबी कितनी मिल पाएगी? देखिए मैं इसको 3 भागों में इसका जवाब देना चाहूंगा। पहले हम थोड़ा सा 2018 की तरफ चलते हैं। 2018 में हम देखते हैं कि करीब 74.7% के आसपास पोलिंग हुई थी, जो पिछली बार की पोलिंग से तकरीबन 0.9% कम हुई थी। 3,56,57,00,000 वोट पड़े थे। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह थी कि दोनों पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस उस समय थी, उनके बीच में 1,85,000 वोटों का ही कुल फर्क था।
और 66 लाख वोट्स यानी तकरीबन 17-17.5% वोट ना बीजेपी को मिला ना कांग्रेस को मिला, मतदान के अंदर गया, यानी 2.25 लाख के अंदर मामला सिमट गया था। अब ये जो 62 लाख के आसपास, 63 लाख के आसपास का जो वोट है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस टाइम भी, जिनको दोनों पार्टियां नहीं ले पाई। अब ये बात दोनों पार्टियों को अच्छी तरह समझ में आई है इस बार। अब आते हैं वर्तमान में, वर्तमान की बात करते हैं तो अगर हम कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो कांग्रेस में 2 क्लियर भाग हैं। एक भाग जहां पर गहलोत साहब खेल रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो अकेले ही हैं, वो वन मैन आर्मी की तरह कर रहे हैं, वो कहीं पर भी कहीं बहुत सारे ग्रुप ऑफ लीडर्स के साथ नहीं देखे जाते, और वो जो क्रेडिट है वो सारा खुद ही लेके अपने हिसाब से कर रहे हैं, और वो इफेक्टिव भी हैं। उन्होंने जो जो योजनाएं बनाई हैं वो इफेक्टिव भी हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी टीम जो इस बार आई है, जिसमें संयोजक, सह संयोजक वो लगे हुए हैं, वो बेसिकली ग्राउंड से रिपोर्ट लिए जा रहे हैं और उम्मीदवारों के बारे में बात किए जा रहे हैं, और उनका डायरेक्टली सरकार की पॉलिसीज के अंदर कोई रोल नहीं, यानी ये 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, सेपरेट। अब यहां पर क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे जरूरी होगा कि ये कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि गहलोत साहब ने एक काम अच्छा किया, चाहे वो हारा हुआ एमएलए कैंडिडेट था या जीता हुआ एमएलए था, उन्होंने उसको बहुत सारे पावर्स देके रखे। तो वो जो एंटी इंकम्बेंसी का फैक्टर है वो सिर्फ जीते हुए लोगों पर लागू नहीं होता है, उन लोगों पे भी लागू हो रहा है जो वहां हारने के बावजूद भी एक एमएलए का रोल निभा रहे थे। तो अगर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ये अच्छा करते हैं तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में, मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा 156, बट आज की तारीख में जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो 2018 में सर्वे रिपोर्ट और एग्जिट पोल 2 अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। 2018 में जो सर्वे रिपोर्ट्स आई थी नवंबर में, उसके अंदर तकरीबन सभी ने कांग्रेस को 110-115 से ऊपर दिखाया था, जो तकरीबन 100 के आसपास आ गई थी। आज की जो सर्वे रिपोर्ट्स है वो बीजेपी को 120 के आसपास पिछली बार जो आई थी उसमें दिखाने का प्रयास कर रहे थे, बट अभी अगर मैं देखूं तो दोनों पार्टियां तकरीबन बराबर चल रही, जो मार्केट से हमें इनपुट मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस अभी भी एज बनाए हुए, और अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भाजपा एज बनाए हुए। अब ये वोट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लास्ट में क्या हो पाता है, ये तकरीबन अगले 1.25 महीने में क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, इसी पर एक कमेंट। देखिए, सबका अपना अपना एनालिसिस है, मैं इस पे बहुत ज्यादा इनके कमेंट को मतलब ना तो जस्टिफाई कर रहा हूं। एक सवाल है, देखिए आपने तो बातें भी कही कि कांग्रेस बीजेपी कैसे बेहतर है और किस तरह से आएगी, और आपने दावा भी कर दिया है कि इससे ज्यादा सीट नहीं आने वाली। लेकिन एक अहम बात यह भी कि चलिए मान लीजिए बीजेपी की सरकार आ जाती है, सरकार ने जो भी योजनाएं लेकर आई या आम जन को राहत मिले या न मिले, क्या बीजेपी उन योजनाओं को कंटिन्यू करेगी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है? समझना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं जो योजनाओं को बंद करते हैं। हमको देखना पड़ेगा कि चिरंजीवी योजना किसने बंद की? हमने नहीं की, हमारी योजना थी चिरंजीवी योजना, इन्होंने बंद की। 2 साल तक जनता को बीमा का लाभ नहीं मिले, ये इन्होंने तय किया। हमने अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की, इन्होंने उसको 2 साल तक बंद रखा, आप देखिए। फिर बाद में उसका नाम परिवर्तन करके इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ किया। तो 2 साल तक तो आपने जनता के साथ छलावा किया ना, उनको धोखा दिया। हमने किसानों को प्रति माह 1000 रुपए हम बिजली का अनुदान देते थे, इन्होंने 2.5 साल तक कुछ नहीं दिया और बाद में दिया। अरे भाई, आप घोषणाएं कर रहे हैं, दे कहां रहे हैं? आप जनता से पूछिए, श्वेता जी, आप जनता से पूछिए, पिछले 3 महीनों में आप बिजली का सरचार्ज 2,500 करोड़ रुपए ले चुके हैं। इसी पर रिएक्शन लेते हैं। हाँ आरसी जी। श्वेता जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का दौरा चरित्र देखिए। देश का प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार इस बातों को कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत राजस्थान की जनता को रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये राज्य को कंगाल कर देंगे, तमाम ये जो आरोप लगाते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि एजेंसियां कौन बंद करती है। ये तय तो कर ले कि ये क्या रेवड़ियां है या क्या लोक कल्याण के कार्य हैं, यही देख रहे कि राजस्थान की जनता और तय कर देगी। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि इतना जोड़ लें और ये सब बातें कर लें, उन्होंने 2013 का जो जिक्र किया, जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, 163 सीटें थी। अमित शाह जी कहते थे ये अंगद का पांव है। ये अहंकार की भाषा भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। लोकतंत्र में हम अहंकार नहीं करते, जनता की सेवा की है और उसके आधार पर हम वोट मांगते हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए ये कार्यकाल सदैव स्वर्णिम काल रहेगा, क्योंकि जनता के हर वर्ग के साथ में हम कंधे से कंधा मिला के उनके किए हुए कामों का लेखा जोखा और हमारे घोषणा पत्र को जो सरकारी दस्तावेज बना के जो काम किया उसके लिए हम काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है सिर्फ विभाजन की गवर्नमेंट की कौन से कार्यकाल को देखा जाए? केसर सिंह जी, ये आपसे सवाल है। 5 साल का कार्यकाल होता है, शुरुआती 2.5 साल अगर बात कर ले इस गवर्नमेंट के, तो ठीक है कोविड काल भी था, उसमें भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस सरकार के सामने था, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर उन्हीं चीजें भी जो है वो भी बड़ा चैलेंज था। उसके बाद के अगर सालों पर गौर करें तो फिर योजनाएं, आम जनता पर ध्यान देना, एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं करना, किस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जनता करेगी?
क्या आधार बनेगा? मेरा ये मानना है कि अगर ये पूरे 5 साल जिस हिसाब से अभी सरकार पिछले 1-1.25 साल से या 1.5 साल से रिस्पॉन्ड कर रही है और अशोक गहलोत साहब ने कमांड अपने हाथ में ली है, अगर ये पूरे 5 साल ऐसा ही कुछ चलता तो ऑब्वियसली आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ नहीं आता। मगर ये इनकी कुछ कमजोरियां रही इंटरनल। आज की तारीख में आप देखिए, जब पायलट साहब का वो मसला तक करीबन क्लियर हो गया है तो पायलट साहब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई योगदान नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं, जो चुनाव की तैयारी चल रही है वो इंटरनली वो कहते हैं वॉर रूम में बैठ के कुछ योगदान कर रहे होंगे, पर ग्राउंड पे उनका कोई योगदान आ नहीं रहा है, उनको नहीं करने दिया जा रहा है, वो बात की बात है। भाजपा में मैंने एक चीज देखी है कि भाजपा के अंदर अभी धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस, इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। कमी सिर्फ मुद्दों की, अटैक करने के लिए जो फ्रंट फेस है वो कौन है अभी तक तो यही क्लियर नहीं हो पाया है। अगर ये क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए और एक रोड मैप बन जाए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हर बार जो भाजपा जिस फ्रंट फुट पे खेलती है 6 महीने 8 महीने पहले आके उनके पास क्लैरिटी होती है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इस बार ऐसा कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा। इस बार ऐसा कोई स्पीयर हेडिंग, मतलब ऐसी कोई आगे की नॉक नहीं दिखाई दे रही। शायद अभी भी ऊपर से क्लियर हैंड नहीं मिला है। एक बात ऐड करूंगा यहां पे जो अभी बीच में सुनने को मिली कि यहां इस बार सीधा और सीधा इतना बड़ा फेस मोदी जी को बीच में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अशोक गहलोत का कद इतना बढ़ गया है कि अशोक गहलोत के कद को दबाने के लिए बिना कोई चेहरा दिए, बिना कोई किसी नेता का, चाहे वो मैडम हो, चाहे शेखावत साहब हो, चाहे राठौड़ साहब हो, चाहे कोई और हो, कोई चेहरा दिए आज की तारीख में मोदी जी को सामने लाया जा रहा है। ये मेरे हिसाब से तो अशोक गहलोत का एक अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट है अशोक गहलोत का। और अभी भी अगर मेरे 15-20 दिन के अंदर कोई स्पेयर हेडिंग कर लें बीजेपी और कोई सच में इफेक्टिव अटैक करें तो जाके कुछ बदलाव आ सकता है, थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। हाँ, आरसी जी कुछ कह रहे केसरी जी ने सही कहा। श्वेता, जो प्रधानमंत्री जी के नाम पे तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कर्नाटक में और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के नेतृत्व को नकारा है। आज राजस्थान का बेटा अशोक गहलोत अपने काम से, अपनी सेवा से, अपने जन समर्पण से चीजों को मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के 8 करोड़ जनता में कोई नेतृत्व नहीं ढूंढ पाई है और प्रधानमंत्री के नाम पे वो वोट मांगना चाह रहे हैं। और वही प्रधानमंत्री जो राजस्थान के अंदर आके राजस्थान की धरा से जो वादे करके गए उन्हें चुनावी जुमले बता देते हैं, चाहे ईआरसीपी का वादा हो, चाहे रेलवे, पहले भी हमारा कोई चेहरा नहीं था। हमारी तो है ही नहीं ऐसी रणनीति कि हम चेहरा ला दें और उस चेहरे के नाम पर। मैं ये कहना चाहूंगा कि रणनीति नहीं होती जो नेतृत्व रणनीति रही है। आप ये बताइए ना, आपका चेहरा कौन है? राज्यों में बदले अरे आपका चेहरा कौन है बताइए ना। बेटा हूँ चौधरी जी, आपका चेहरा कौन है बताइए। आपके राष्ट्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं राष्ट्रीय नेता बोलते हैं हमारा कोई चेहरा नहीं है। सुंदर राजे आज कहाँ पे? आपका चेहरा बताइए, बताइए कौन है आपका चेहरा, कौन है? आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे बताइए ना। अरे आप बताइए ना, अरे आप बताइए, आपका मुख्यमंत्री इतना लोकप्रिय है, अगर आपका मुख्यमंत्री इतना लोकप्रिय है तो बोलिए ना कि हम इसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, बोलिए तो सही। भगवान मर्यादा मोदी जी है और इस आधार ये तो तय है कि कांग्रेस का चेहरा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। उनके काम से हमारी सरकार, हम सरकार में रहे, उन्होंने जो काम किया उन काम के माध्यम से जा रहे हैं। लगातार जो उन्होंने काम दिया निश्चित रूप से जनता उसका लेखा जोखा पूछेगी, उसका लेखा जोखा हमारे पास में है। इसलिए आशीष जी, लोकसभा के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेट लेवल पर बात की जाए तो अपना कोई चेहरा भी तो जनता चाहती है कि हमारे बीच में। गलत नहीं है, आप देखिए गलत, ये सियासत है, गलत नहीं। और मोदी जी हैं इस पार्टी के और वो इतने बड़े, इनका उस लेवल का आज अंतर्राष्ट्रीय कद है। तो अगर आज किसी राज्य के अंदर वो उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है, उनकी वो हैसियत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्योंकि वो आ गए हैं इसलिए। केसरी जी, प्रधानमंत्री जी के नाम पे मांगा, क्या राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, राजस्थान तो चेहरा नहीं है? आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय है सर, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भेज दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जगह पे भेज दीजिए, इवेंट मैनेज करवाइए। राजस्थान की जनता में, राजस्थान के 8 करोड़ जनता ने, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा है वो आएंगे तो उनके सामने स्थानीय को चेहरा आएगा। स्थानीय को चेहरा आएगा ही नहीं सामने, क्यों आएगा? श्वेता जी, अगर वो आएंगे तो वो कर्नाटक में गए थे, वो हिमाचल में गए। गत 5 सालों में 31 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज सिमट के 6 राज्यों में रह गई। उनका जो संगठन है आरएसएस, वो कहता है कि मोदी के नाम पे अब वोट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि झूठ और जुमले लंबे समय तक नहीं चलते। और कहावत है, काट के अंडे एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। प्रधानमंत्री जी का झूठ और जुमले जनता की अदालत में किसानों, महिलाओं, तमाम वर्ग है, चाहे युवाओं, परेशान है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी एक नया मॉडल देश में लेकर के आ रही है। ये लोग हर चीज जो है मोदी जी करना चाहते हैं। दिल्ली में देखिए इन्होंने क्या किया, दिल्ली में अब चपरासी के जो ट्रांसफर पावर की जो अथॉरिटी वो भी प्रधानमंत्री ने ले ली है और राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। देश के जो मुद्दे जो है उनको संभालने में प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। मणिपुर पे प्रधानमंत्री बात नहीं करते, लेकिन राजस्थान के चुनाव पे बात करते हैं।
करते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं, लेकिन मणिपुर में 1 बार भी नहीं जाने को तैयार हैं। लगातार जिस तरीके से देश की बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 3 लाख बेटियां वहां गायब हो गई हैं पिछले 3 साल में, उस पर खामोश है। जो देश के जो मुद्दे हैं उन पर मोदी जी लगातार खामोश क्यों है, ये भी देश लगातार देख रहा है। ये राज्यों के चुनाव मैनेजमेंट प्रधानमंत्री का काम नहीं है, दिल्ली में चपरासी का ट्रांसफर करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार के एक काला अध्यादेश ला करके पावर छीन ली। अब प्रधानमंत्री दिल्ली के चपरासी का भी ट्रांसफर करेंगे और दिल्ली के जो तमाम मुद्दे जो हैं उनमें भी वो टांग अड़ाएंगे। लेकिन देश को भूल बैठे, देश के मुद्दों को भूल बैठे, मणिपुर को वो भूल बैठे, देश की बेटियों को, देश की युवाओं को भूल बैठे। पार्टी ये तय करे कि उसको राजस्थान में चुनाव लड़ना ही नहीं लड़ना है। हम मजबूती से राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, हम मजबूती से राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से आप बताइए, गठबंधन है, आप अपने बिहार का बताइए, बिहार में एलजीपी पिछले चुनाव में आपको 0.34% वोट मिला था, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में क्या हुआ आपका? पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। लेकिन ठीक है ना देवेंद्र जी, INDIA बनने के बाद तो बीजेपी तो पूछेगी सवाल ना। देखिए, इसका जवाब हमने पहले भी दिया, हम फिर से जवाब दे देते हैं। देश के जो मुद्दे, जब देश की बात आएगी तो सबको एक साथ खड़ा होना होगा। वहाँ आम आदमी पार्टी मजबूती से सबके साथ खड़ी हुई है और राजस्थान में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, ये भी हम कह रहे हैं। खत्म हो रहा है सर, एक फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों के अपने अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। बीजेपी के पास जो स्ट्रांग पॉइंट है वो उसका जमीनी स्तर के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका जो संस्था है, वो बड़े सकारात्मक तरीके से काम कर रही है। पन्ना प्रमुख से लेकर और इनके प्रदेश अध्यक्ष तक एक बड़ी अच्छी लिंक है। मैं ये मानता हूं कि वो कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस में है, मगर बीजेपी ने अभी तक अपना अटैक या स्पेयर हेडिंग शुरू नहीं की है। मेरा ये मानना है कि कम से कम अपने उससे 3 महीने पीछे चल रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस में जिस हिसाब से फ्रंट फुट पे गहलोत साहब खेल रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, अगर गहलोत साहब ने इस बार सही कैंडिडेटों का सिलेक्शन कर लिया, अगर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सही हुआ तो साहब इस बार मामला बराबरी पर ही छूटेगा। ये मेरा मानना है। आरसी जी कुछ केसरी जी, ये दुनिया की सबसे धनी पार्टी है। पन्ना प्रमुख की बात करती है, बूथ पे वोट 0 आते हैं। दुनिया की सबसे धनी पार्टी को हिंदुस्तान की आवाम हराएगी, इस अहंकार को राजस्थान की जनता हराएगी। ये जो लड़ाई है वो सूट बूट के और गरीब की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई है, युवा की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। इसलिए ये जो पन्ना प्रमुख की बात है ना, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाला, ये राजस्थान के बेरोजगारों की लड़ाई भी है, ये राजस्थान के किसानों की लड़ाई भी है, ये राजस्थान के छात्रों की लड़ाई भी है, ये राजस्थान की महिलाओं की लड़ाई भी है। सबसे धनी पार्टी आपने कौन सा मॉडल दिया स्टेट में बताइए? जैसे पेपर लीक का मॉडल आपका, भ्रष्टाचार का मॉडल आपका, किसानों के छलावे का मॉडल आपका, तुष्टीकरण का मॉडल आपका है। ये कौन सा मॉडल है? सब देख रही है। खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, लड़ाई तो ये है, विधानसभा चुनाव की लड़ाई है, हर कोई अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जनता की अदालत है। इसमें जो पास होगा उसे वोट मिलेंगे और वोट मिलेंगे तो वो सरकार बनाएंगे। इसलिए दावे यहां पर बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने अगर मिशन 156 रखा है तो बीजेपी के लिए भी ये टारगेट बढ़ा है और कांग्रेस खुद के लिए भी टारगेट बढ़ा है कि हम 156 कैसे जीतेंगे। कम से कम मार्जिन, बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर कम भी आते हैं तो भी हम उस आंकड़े को ऊपर ले जाए और दोबारा सरकार बनाए, ये बड़ा चैलेंज रहेगा कांग्रेस के सामने। हालांकि देखना होगा, क्योंकि सबसे अहम पड़ाव है वो टिकट वितरण को लेकर है। जिताऊ कैंडिडेट, टिकाऊ कैंडिडेट यहां पर है, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में आखिरी में ऐसा ही किया जाएगा या फिर कुछ और हो सकता है? कुछ गलत चयन हो सकता है, कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस पर बहुमत रहेगा नहीं, भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156।